Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 जनवरी 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से आप सारे के सारे लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक रेतबा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। इनको हम किस तरीके से याद रखते हैं वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर बी मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, या ऑप्शन नंबर सी मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या ऑप्शन नंबर डी ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पेज नंबर 13 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, और द हिंदू के अलावा सभी न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो रहा है। तो यूएस के अलाबामा से एक न्यूज़ निकल कर आई है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत चर्चाएं हुई हैं। कई सारी जो बॉडीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर ये जो यूएस के अंदर में हुआ है इसका विरोध करना शुरू भी कर दिया है। हुआ क्या, एक व्यक्ति है, नाम है केनेथ यूगेन स्मिथ, उम्र थी यहाँ पर 58। अभी फिलहाल यहाँ पर इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा चुका है। अब किसी केस में यहाँ पर इस व्यक्ति को दर्ज किया गया और फिर उसको कोर्ट से कैपिटल पनिशमेंट मिला, ठीक है, यानी मौत की सज़ा मिली। अब मौत की सज़ा मिलने के बाद में काफ़ी सारे जो तरीके हैं वो ट्राई करे गए इसको मौत की सज़ा देने के लिए, बट वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो पहली बार अमेरिका के अंदर में दोस्तों नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया गया है इस व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो 1982 था, 1982 से यूएस के अंदर में एक इंजेक्शन दिया जाता था जिसको हम बोलते हैं लीथल इंजेक्शन या जहर का इंजेक्शन। तो किसी को अगर कैपिटल पनिशमेंट देना है तो सीधा जहर का इंजेक्शन दिया, धीरे धीरे यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। हुआ क्या, अब इस व्यक्ति को भी ऐसे ही करने की कोशिश की गई थी लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति की नस नहीं मिल पाई, और नस ना मिलने की वजह से थोड़े समय तक ये परेशान रहे, जिस वजह से इसका जो यहाँ पर एक कैपिटल पनिशमेंट है वो आगे के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब क्या हुआ, रिसेंटली यहाँ पर इसको नए तरीके से ये मृत्युदंड दिया गया, और पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों यूएस के अंदर में कि ऐसा मेथड यूज़ किया गया। नाइट्रोजन गैस का सीधा सीधा यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्योर नाइट्रोजन गैस का। अब ये यूज़ कैसे हुआ है, कैसे ये एग्जीक्यूशन किया गया है, पहले मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एग्जैक्टली बाकी सारी जो बॉडीज़ हैं आखिरकार दुनिया भर में ये इस एक्टिविटी का विरोध क्यों हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये जो पर्सन है ये आप देख पा रहे होंगे, इसी व्यक्ति को यहाँ पर यह मृत्युदंड दिया गया था। कैसे, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके, एक प्योर नाइट्रोजन गैस यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर में स्पेशली एक मास्क का यूज़ किया जाएगा, पहले व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा, ठीक है, एक रेस्पिरेटर टाइप का मास्क होगा वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और वो मास्क यहाँ पे मुंह पे इस तरीके से लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब मास्क जो ये लगाया जाएगा, बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है इस व्यक्ति को वो ऑक्सीजन ना मिल पाए। ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पर इसको क्या मिले, ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पर इसको नाइट्रोजन मिलती रहे। ये बेसिकली यहाँ पर मेन पर्पज़ होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को नाइट्रोजन रिप्लेस कर देगा, जिस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी और यहाँ पर व्यक्ति की हो जाएगी डेथ। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाओगे, ये यहाँ पर हाथ इस तरीके से बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए। अब नाइट्रोजन गैस से सीधा यहाँ पर एक मास्क कनेक्ट किया, पहना दिया गया। अब ये क्या होगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन का एक्सेस कट हो चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ पर ये व्यक्ति केवल और केवल नाइट्रोजन इनहेल कर पा रहा है। शुरू के कुछ सेकंड तक ठीक है, सह लेगा,
फिर धीरे धीरे यहाँ पर बॉडी तड़पनी शुरू होगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दम घुटना स्टार्ट होगा, सांस और ज़्यादा फूलने लगेगी, फिर उसके बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये दोस्तों तरीका रिसेंटली अपनाया गया। इस बात को आप समझ गए। अब आगे आता है, कुछ मिनटों के अंदर में दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या कि कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर जो लोग हैं, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज़ हैं जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकार की, उन्होंने इस एग्जीक्यूशन के ऊपर में लगातार प्रश्न उठाए। उनका कहना यह है कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, अगर हम इस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट देंगे तो ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन हो रहा है ना। ये पनिशमेंट बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही निर्दयी है। इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो आज के समय पर चल रहे हैं। अब इस पूरे आर्टिकल को अगर हम साइड में करें तो प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता भी होने चाहिए, स्पेशली नाइट्रोजन गैस के बारे में, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत हुई है। रिसेंटली ये टॉपिक ट्रेंडिंग में था। ठीक है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं मिलेगी, लेकिन गूगल पर सीधा ऊपर ये टॉपिक मिल रहा था। जब बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, तो एक कलरलेस ओडरलेस गैस है। ठीक है, और ध्यान रखना जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है दोस्तों, वहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है अच्छी खासी मात्रा में। दूसरी चीज़, एक नॉन फ्लेमेबल ये गैस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी से आग नहीं पकड़ेगी। और उसके बाद बहुत सारे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हम इस गैस का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। कैसे? जो खाने की पैकेजिंग की जाती है उसमें यहाँ पे यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों नाइट्रोजन का यूज़ होता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये मैंने आपको पूरा का पूरा आर्टिकल समझा दिया, और जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो वो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इस वाले आर्टिकल को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक डेटा के साथ में आपका यहाँ पे कवरेज ज़रूरी है। उससे पहले ये आर्टिकल लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में ही पेज नंबर 5 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक करेंगे। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और मैं आपको बता दूं यूपीएससी डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। हुआ क्या, सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जो आधार कार्ड होता है वो आपके सिटीजनशिप का या बर्थ डेट का प्रूफ नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है, लोग ये मानते हैं कि जो ये हमारा आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड ही हमारी नागरिकता है, सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है। या फिर आधार कार्ड ही हमारा बर्थ डेट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये इन सब चीज़ों से हटकर है। आपकी जो नागरिकता है, सिटीजनशिप का प्रूफ वो अलग है, क्योंकि आधार कार्ड हर किसी को मिल जाता है। सपोज यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार कार्ड, मान लो कोई फॉरेन नेशनल है, वो भी एलिजिबल हो जाता है। वो इंडिया में रह रहा है, 180 दिन से इंडिया में रह रहा है, तो वो एलिजिबल हो जाता है, उसको भी आधार कार्ड मिल सकता है। तो आधार कार्ड कोई नागरिकता की तरह थोड़ी ना ट्रीट की जाएगी। सिटीजनशिप बिल्कुल अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है। सिंगल सिटीजनशिप का कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति के पास में भारत की सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है, तो किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप वो नहीं ले सकता। और अगर वो लेता भी है तो ऑटोमेटिकली इंडिया वाली सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो जाएगी। ये बात दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, तो डुअल सिटीजनशिप का हमारे पास में कोई भी कॉन्सेप्ट है नहीं। और आधार कार्ड कोई भी व्यक्ति ले सकता है कुछ समय तक इंडिया में रुक के। तो आधार कार्ड बिल्कुल क्या है, ये यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत आजकल हर जगह पे पड़ रही है, मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आप इसको एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डेट की तरह नहीं देख सकते। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक एड्रेस और ये बाकी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। समझ गए? अब जैसे क्या होता है ना, ये जो आधार कार्ड आप देखोगे, इसको बनाना इतना आसान भी नहीं है। आप जब बनवाने जाते हो तो बहुत सारा जो ऑथेंटिफिकेशन है वो किया जाता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ली जाती हैं, है ना। उसमें भी कुछ इश्यूज़ यहाँ पे रिसेंटली नज़र आए, और वो इश्यूज़ कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक इंटरनेशनल बॉडी है मूडीज़ करके, दोस्तों आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उन मूडीज़ ने यहाँ पर रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उस रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया का जो ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन नहीं है। तो आधार कार्ड को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या कंसर्न्स है, वो भी यहाँ पर रिसेंटली एक रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं। तो उन कंसर्न्स के बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पर फिर आपका फैक्चुअल डेटा दिया गया है कि आधार कार्ड एग्जैक्टली होता क्या है, कितने नंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको पता है आधार कार्ड की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें होती है। स्पेशली यहाँ पर एमजी नरेगा का नाम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब एमजी नरेगा के तहत जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती है, रोज़गार मिलता है, उसके लिए भी यहाँ पे अब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। ये भी पता होगा आपको।
आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवाना मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट से यहाँ पर लिंक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो इस पर्पज़ के लिए आधार कार्ड को बनाया गया। पर्पज़ इसके बहुत सारे हैं, बट आप इसको एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। समझ आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं ये जो आधार कार्ड है ये एग्जैक्टली होता क्या है, कौन इसको इशू करता है, बेसिक प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना। 12 डिजिट का दोस्तों ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है। आपका आधार कार्ड जो होता है उस पर एक नंबर है, 12 डिजिट का नंबर है, उसी नंबर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जहाँ पर भी ये आधार कार्ड लगता है। और ये जो नंबर है या फिर ये जो पूरा कार्ड है इसको इशू कौन करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं UIADI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों यहाँ पर इसको जारी करने का काम करती है। ठीक है, अब जो ये आधार कार्ड है ये आपकी एक पहचान बता सकता है, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ों की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये बात क्लियर हो गई। लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर ये वैलिड होता है। आधार नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आधार नंबर आजकल आपको अपने बैंक अकाउंट, मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस, इन सब चीज़ों के साथ में लिंक भी करना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला रिसेंटली मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने बोला आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी चिंताएं भी हैं। मूडी की रिपोर्ट ने क्या बोला था और नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं। उनका कहना यह है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कंसर्न सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आधार कार्ड जब आप बनवाने जाते हो तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है, और ऐसे यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आधार कार्ड लग रहा है मैक्सिमम जगह पर दोस्तों ये जो फिंगरप्रिंट्स है उनका यूज़ होता है। और कई बार क्या होता है, इंडिया के अंदर में बहुत सारी जो लेबर कम्युनिटी है उनके जो फिंगरप्रिंट है वो काम करते करते चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ पर मैच नहीं हो पाता उनके आधार कार्ड से। तो ये भी आधार कार्ड से मैच होना, उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन ज़रूरी है ना। तो पहली प्रॉब्लम दोस्तों ये होने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर सर्विस डिनायल से रिलेटेड। तो ये जो UIDAI है इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो ये आधार कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट ने ये बोला कि जो इसकी रिलायबिलिटी है, इस पर कितना विश्वास किया जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लेबर्स हैं, अच्छा सेम ही पॉइंट है, बहुत सारे जो लेबर्स हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवा पाते। मैंने जैसे बोला कि जो उनका फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कई बार चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जब चेंज हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है आधार कार्ड मैच नहीं खाएगा, तो वो जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स अवेलेबल उनके पास में नहीं हो पाएंगे। लेकिन सरकार ने यहाँ पर मूडी की रिपोर्ट का प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। उनका कहना यह है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, सरकार ने ये बोला इतनी सारी एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब ने आधार कार्ड की लंबे समय से तारीफें की हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन को आगे बढ़ावा देता है। प्लस बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बता ही चुका हूँ, MG नरेगा जैसी स्कीम्स हैं, यहाँ पर भी प्रॉपर डेटाबेस तैयार हो जाता है आधार कार्ड के माध्यम से। तो आधार कार्ड में यहाँ पर जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। एक बार आधार कार्ड बन गया तो यहाँ पर बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये भी कोई इशू नहीं है जो कि यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे वर्कर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट कभी किसी स्कीम के तहत कोई डायरेक्ट अमाउंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रही है किसी को, तो वो कैसे किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, DBT के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जोर दिया है किस चीज़ को लेकर कि जो ये पेमेंट वर्कर्स तक पहुँच पाती है इन स्कीम के तहत, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पहुँच पाता है। और डायरेक्टली अकाउंट में पहुँच पाता है उसके लिए यहाँ पर आधार कार्ड ज़रूरी था। आधार कार्ड से सारे काम हो पाते हैं और इसमें बार बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिंगरप्रिंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसका कोई लेना देना है नहीं। आधार कार्ड मैच्ड है और उसके तहत जब बैंक अकाउंट से लिंक है तो उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट पहुंचता रहता है, बार बार का कोई इशू है ही नहीं। ये भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आई होप दोस्तों आपको इससे संबंधित पूरा मुद्दा प्लस कंसर्न्स क्या है वो समझ में आ गए। अब देखो UPSC ने 2018 में एक प्रश्न पूछा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो इस आर्टिकल को पढ़कर ही। क्या था, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो आधार कार्ड है कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और अ डोमिसाइल। क्या हम एज अ नागरिकता यूज कर सकते हैं आधार कार्ड को? भाई अभी तो डिस्कस किया था, कभी भी नहीं यूज कर सकते आप। सिटीजनशिप अलग है, आधार कार्ड फिर भी बहुत अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं।
फिर सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि आधार कार्ड अगर एक बार जारी कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है, तो उसको डीएक्टिवेट या उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते उस इशूइंग अथॉरिटी के थ्रू। ऐसा कुछ भी नहीं है, कई सारे लोग बहुत चेंजेस करवाते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो ये भी एक बिल्कुल सरासर गलत ऑप्शन है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, अभी आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सब में प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। उन सब प्रॉपर नोट्स को दोस्तों आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि ये पीडीएफ हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको ही पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये जो ग्रुप आपको मिलता है, इस ग्रुप में आपका स्टोरेज का इशू कोई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये सारे पीडीएफ्स अगर इकट्ठे करने होंगे तो स्टोरेज का एक इशू होता है, वो सारी दिक्कतें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। आपको ग्रुप में अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, आप कई बार उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेट वाइज सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, और भी मैनी मोर बेनिफिट्स उसमें अवेलेबल हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। उससे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो कंटेंट आपको पीडीएफ में दिया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल बात आपको वो देखने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पूरा ग्रुप है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आप 499 में इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी गारंटी है कुछ समय बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट इसके मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स हो रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप ये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। अभी एक आर्टिकल रह गया, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठाएं, क्योंकि आज द हिंदू का एडिटोरियल हमारे काम के नहीं है दोस्तों, आप उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये एडिटोरियल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही ज़्यादा। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है, वाई कनाडा हैज़ पुट कर्व्स ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स एंड हाउ इंडियंस आर इम्पैक्टेड। यह एडिटोरियल लिखा गया है राखी जग्गा के थ्रू। हुआ क्या कि कनाडा की सरकार ने रिसेंटली जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर से कई सारे बच्चे कनाडा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसमें इंडिया सबसे ऊपर है। इंडिया से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में अपनी स्टडी करने के लिए। कनाडा ने उसके ऊपर रोक लगा दी। तो इसकी रोक लगाने से इंडियंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में समझाया गया। अब चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पूरे के पूरे मामले को, क्योंकि इस आर्टिकल को समझने के पीछे का एक मेन पर्पस है कि कनाडा के इस डिसीजन के इम्प्लीकेशंस को समझना, कि कनाडा का ये जो डिसीजन है वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। क्लियर? आगे आते हैं। अब सवाल पहला यह है कि आखिरकार कौन कौन से डिसीजंस हैं जो कि यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने लिए हैं। डिसीजन नंबर 1, फॉरेन स्टूडेंट्स वीज़ा कैप। ये क्या है मैटर दोस्तों, यहाँ पे कनाडा की सरकार ने अनाउंस किया है कि जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर से जाएंगे कनाडा में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, वो अब की बार कम रहेंगे। 35% का रिडक्शन रहेगा 2023 के कंपैरिजन में। और इस बार का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2024 का जो सेशन स्टार्ट होगा कनाडा में, वो 1 सितंबर 2024 से होगा। और अब की बार 1 सितंबर 2024 से जो सेशन स्टार्ट होगा, इस समय 35% कम स्टूडेंट्स होने वाले हैं 2023 के कंपैरिजन में। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो है PGWP मॉडिफिकेशन। ये क्या है? इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम होता है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे चेंजेस करेंगे। ये ऑलरेडी जो चेंजेस हैं वो कर दिए हैं इन्होंने। क्या है ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि जो कनाडा में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको कनाडा के अंदर में अपना पढ़ाई खत्म करने के साथ साथ या खत्म करने के बाद काम करने का मौका देता है, काम करने का परमिशन देता है ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, कि भैया कोई गया, वो उसने पढ़ाई की, वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट कर लिया, अब चाहता है वो वहीं पर सेटल होना, काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो काम कर सकता है अपने स्टडीज़ के बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इसके अंदर भी चेंजेस किए हैं। हो सकता है यहाँ पे काम करना बाद में अलाउ ना किया जाए, केवल पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो वापस आ जाए।
इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे, ये अनाउंस किया गया। थर्ड जो चीज़ यहाँ पर कनाडा की सरकार ने अनाउंस की है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पाउजल वर्क परमिट्स। पहले क्या होता था कि जो यहाँ पर वर्क परमिट्स है फॉर स्पाउसेस ये भी दिया जाता था, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मान लो कोई यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई करने जा रहा है, उसका कोई जीवन साथी है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे काम करने का, उसके जीवन साथी को वहाँ पे काम करने का एक परमिट मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है इसमें भी हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो करेंगे। ये जो स्पाउजल वर्क परमिट दिया जाता था वो अब रोका जाएगा, वो अब यहाँ पर इशू नहीं किया जाएगा, तो केवल इंटरनेशनल स्टूडेंट ही जाएगा, किसी स्पाउस को कोई ऐसा परमिट नहीं मिलने वाला। इसमें कुछ को एक्सेप्शन में रखा हुआ है, स्पेशली मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स वाले अलग हैं, यानी जो मास्टर की डिग्री लेने जा रहा है, जो ग्रेजुएशन करने जा रहा है, उसके लिए तो सारे कपाट बंद कर दिए, लेकिन जो मास्टर्स की डिग्री करने जा रहा है डॉक्टरल प्रोग्राम से, उसके लिए अभी भी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। समझ गए। यहीं पर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि ये सारे के सारे जो अनाउंसमेंट्स करे गए हैं, इनको ये लागू करेंगे 1 सितंबर 2024 से, इस बार के सेशन से। फिर उसके बाद 2 साल तक उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में, मतलब या 2 साल होगा या पूरा 1 साल इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसको एनालाइज करेंगे कि आखिरकार कैसे काम किया है। यानी जो ये परमिट्स के ऊपर लिमिट लगाई है कनाडा ने, वो टेम्पररी है, ऐसा नहीं है इसको फिक्स कर दिया है। हो सकता है पहले 1 साल एनालाइज करने के बाद में अगर कुछ चेंजेस हुए हैं या चेंजेस कनाडा के फेवर में ना होते हैं, तो हो सकता है इसको ये वापस पहले जैसा कर दें, वो देखा जाएगा आगे। फिलहाल अभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा ये। अब यहीं से क्वेश्चन उठता है, राइटर ये बोलते हैं ये जो डिसीजन आया है कनाडा की गवर्नमेंट का, ये से डिसीजन का इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला देखो, 2 साल का जो यहाँ पर ये गैप मतलब इस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई इनकी परमिट्स के ऊपर में, ये केवल और केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हैं। जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है वहां पर केवल उनके लिए हैं ये रिस्ट्रिक्शंस। जो मास्टर की डिग्री के लिए जा रहा है, पीएचडी करने या फिर सेकेंडरी स्कूल कोर्सेज, इन सबको इसमें से हटा रखा है, फॉर केवल और केवल ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दूसरी चीज़ ये भी बोली जा रही है रिस्ट्रिक्शंस केवल और केवल नए एप्लीकेंट्स के ऊपर में अप्लाई होंगी। यानी जैसे इस साल अगर कोई नया बच्चा जा रहा है, केवल उसके ऊपर अप्लाई होंगी, जो पहले से वहाँ पे पढ़ रहा है उनके ऊपर कोई ये जितने भी रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होने वाले, ठीक है। और स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत पहले से पढ़ रहा है कनाडा में, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ भी इम्प्लीकेशन नहीं लगने वाला है, वो सारे बेनिफिट्स पहले की तरह उठाएगा। अब जो ये वीज़ा का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इससे कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक डेटा आता है इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजन कनाडा से, IRCC बोलते हैं इसको। तो उस डेटा में पता चला है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं दोस्तों, वो एशिया में दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कनाडा की जो परमिशन है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एशिया के बच्चों को मिलती है। तो उसमें इंडिया टॉप पर है, इंडिया से बहुत बच्चे जाते हैं कनाडा में। इंडिया के बाद चाइना भी है, जहाँ से बहुत बच्चे कनाडा में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। सवाल यह है कि कनाडा ने आखिरकार ये डिसीजन क्यों लिया, अभी तक नहीं लिया। इतने समय से यहाँ पर ये मामला चल रहा है, काफ़ी लोग हैं वहीं पर पढ़कर वहीं पर सेटल हो चुके हैं पूरी तरह से, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे यहाँ पर डिसीजन ले लिया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न नंबर 1, हाउसिंग क्राइसिस इन कनाडा। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इनके नंबर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं कनाडा में, इस चक्कर में घरों की कमियां पड़ रही हैं। हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, घरों की कमियां हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस चक्कर में जो रेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, लोगों का जो लिविंग कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ता चले जा रहा है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नौकरियों के जो अवसर हैं लोगों के पास में, वो बहुत कम हो चुके हैं। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न है पुअर क्वालिटी एजुकेशन बाय इंस्टीट्यूट्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो क्वालिटी वाला एजुकेशन दे रहे हैं, फीस भी अच्छी खासी ले रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जब कनाडा में दिखाई पड़ रहा है कि लगातार जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या बाहर के स्टूडेंट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, वो भी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर में इन बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन उनसे जो ट्यूशन फी चार्ज कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी की है। तो ऐसा लगातार होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पैसा छाप रहे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं वहाँ पर, जिस चक्कर में कनाडा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस प्रकार का जो ये डिसीजन है वो लिया है। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से पूरे मामले की एक क्लैरिटी हो चुकी होगी। चलिए देखते हैं कितना क्लियर हुआ है। आपका मेंस का क्वेश्चन आज ये है, अच्छे से सुनना ताकि बढ़िया सा आंसर लिख सको। क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड कनाडाज डिसीजन टू इम्पोज अ कैप ऑन फॉरेन स्टूडेंट वीजाज।
ठीक है, आखिरकार मेन कारण क्या है कनाडा के इस डिसीजन के पीछे का, जहां पर कनाडा फॉरेन स्टूडेंट के वीज़ा के ऊपर में रोक लगा रहा है। साथ ही साथ में आपने एनालाइज करना है इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपने समझाना होगा 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो प्रश्न है, विदेशी छात्र वीजा पर कैप लगाने के कनाडा के फैसले के पीछे के कारणों की जांच करें और भारतीय छात्रों पर प्रभाव पर विशेष जोर देते हुए इसकी निहितार्थों का विश्लेषण करें। आज मेरा गला खराब है, ठीक है, जुकाम भी है, इस चक्कर में सही से बोल नहीं पा रहा। एनीवे, हिंदी में मैंने रीड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अच्छे से आप चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हो। कई सारी टर्म्स होती हैं यार जो थोड़ी सी भारी पड़ जाती हैं ना, उनके लिए। तो अब क्या है, दोनों भाषाओं में आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है, समझ लिया। 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कल आर्टिकल हमने स्किप किया था, लेकिन आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पेज नंबर 4 पर दोस्तों ये आर्टिकल आपका प्रेजेंट नजर आएगा। ठीक है, एक आर्टिकल में बात ये की जा रही है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। तो अभी यहाँ पर 80 बोल रहा था, 80 बोल दिया। 80 जो है मिलिट्री पर्सनल जो है हमारे 80 मिलिट्री पर्सनल्स के लिए अभी गैलेंट्री अवार्ड्स को दोस्तों अनाउंस किया गया है। ठीक है, उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल कर दिया है 80 मिलिट्री पर्सनल को यह गैलेंट्री अवार्ड्स का। अब जब बात करते हैं हम गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो गैलेंट्री अवार्ड दोस्तों 2 जगह पर डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, एक होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, बात क्लियर हुई दोस्तों। अब जो ये हमारे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, इसमें आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, इसमें आता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, ये हाईएस्ट अवार्ड्स हैं। और ये जो अवार्ड्स किनको दिए जाते हैं, जो भी हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई और रिजर्व फोर्सेस हैं, ठीक है, या टेरिटोरियल आर्मी है या कोई और दूसरी लॉफुली आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके जितने भी यहाँ पर जो फोर्सेस के आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे और किसी भी रैंक के हों, सभी लोग एलिजिबल होते हैं दोस्तों इन अवार्ड्स के लिए। अब पहले जब बात करेंगे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में, तो आता है परमवीर चक्र, सबसे बड़ा है। ये इंडिया का एक हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली ये जो हमारे यहाँ पे नेवी है ना, या एयरफोर्स है या फिर हमारी आर्मी है, इन सब में जो भी व्यक्ति जिन्होंने एक एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाई है, सभी बहादुर हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो एक्सेप्शनल काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पर महावीर चक्र है, यह सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और यह है हमारा जो वीर चक्र है, यह थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, फिर बात जब हम करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की, तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे पहला आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आपको देखने को मिलेगा पीस टाइम के लिए, बहादुरता के लिए, करेजियस के लिए, ठीक है, सैक्रिफाइस के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर कीर्ति चक्र, ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। शौर्य चक्र हमारा ये थर्ड ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पता है, अब गैलेंट्री अवार्ड में वॉर टाइम, पीस टाइम के अलावा भी एक सेक्शन आता है जिसकी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, बट यहाँ पर मैंशनड है तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये अवार्ड्स के अलावा यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की जा रही है नाउ सेना मेडल की। ठीक है, और नाउ सेना मेडल के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा सेना मेडल। वैसे सबसे ऊपर सेना मेडल आएगा, तो सेना मेडल, नाउ सेना मेडल और उसके बाद वायु सेना मेडल। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा है दोस्तों, जो ये सेना मेडल है ये दिया जाता है हमारे आर्मी के उस ऑफिसर को जिनका एक एक्सेप्शनल डिवोशन देखने को मिला है टूवर्ड्स ड्यूटी। फिर उसके बाद सेना मेडल के बाद में नाउ सेना मेडल, ये नेवी के उस करेजियस पर्सन को दिया जाता है। और वायु सेना मेडल एयरफोर्स के उस करेजियस पर्सन को दिया जाता है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स ध्यान रखना दोस्तों, उसमें पीस टाइम, वॉर टाइम कौन कौन से हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो पीस टाइम में आपका वॉर टाइम में आपका आएगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम में आएगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। और इनके अलावा जो अवार्ड्स हैं वो है सेना मेडल, नाउ सेना मेडल एंड वायु सेना मेडल। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए
अब आगे आते हैं, इन सब चीज़ों के अलावा, ये आर्टिकल के अलावा आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पद्म विभूषण की, सेकंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। जैसा आपको पता होगा सबसे ऊपर भारत रत्न है, भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, पद्म भूषण, इस प्रकार से पद्म अवार्ड्स भी हैं हमारे पास में। अभी उन पद्म अवार्ड्स के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल इस आर्टिकल में बात की जा रही है पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण अवार्ड दोस्तों अभी दिया गया है यहाँ पर सुब्रमण्यम जी को, उसके बाद वेंकैया नायडू, उसके अलावा यहाँ पर के चिरंजीवी, और साथ ही साथ में एक और एक्टर हैं वैजयंतिमाला। तो इनको यहाँ पर दोस्तों पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। चारों के नाम ध्यान में रख सकते हो, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और अमित शाह जी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बात की गई हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल पद्म अवार्ड्स के बारे में सारा का सारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर किया गया है। तो मैं आपको पद्म अवार्ड्स में पद्मश्री है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों के बारे में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इन फैक्ट्स को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्पेशली यूपीएससी में ये आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे। हमेशा जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहाँ बैकग्राउंड डेटा से बनेगा, और यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन भी चुका है, वो क्वेश्चन भी आगे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो बात है पद्म अवार्ड्स की। तो पद्म अवार्ड दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, हर साल अनाउंस किए जाते हैं 26 जनवरी को, यानी हमारे रिपब्लिक डे पर। पद्म अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया था 1954 में, और अभी तक का ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है इंडिया में। ठीक है, तो 1954 में इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखना। बाकी सरकार ने बीच बीच में इसको सस्पेंड भी किया था। वैसे 1954 से लगातार अवार्ड दिया जा रहा था, लेकिन 1977 में 2 साल के लिए इन अवार्ड्स को रोक दिया गया था। फिर 1977 के बाद में 1992 में अगेन दोस्तों इसको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता है आगे, इस अवार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस अवार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी व्यक्ति है उनका जो अचीवमेंट है सभी फील्ड्स में, सभी एक्टिविटीज़ में, ध्यान रखना, जो भी पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, तो उनका जो रिकग्निशन है उसको यहाँ पर एक पहचान देना। और पद्म अवार्ड्स में भी इनकी कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरीज में पद्म अवार्ड्स को बांटा जाता है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्मश्री। जब बात करते हैं पद्म विभूषण की, तो ये भी अगेन एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण भी यहाँ पर जो एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है हाई ऑर्डर की, उसके लिए दिया जाता है, और पद्मश्री दिया जाता है। और इसमें जो सबसे ऊपर है वो है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण दोस्तों एक हाईएस्ट हायरार्की है पद्म अवार्ड्स की, और इनसे भी जो एक ऊपर आता है वो है भारत रत्न। अच्छा, रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड भी किसी को दिया गया है, बताओ जरा उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको रिसेंटली मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो पद्म विभूषण इन पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर है, ध्यान रखना। उसके बाद पद्म भूषण, देन उसके बाद में पद्मश्री। अब ये किस कैटेगरी में दिया जाता है ये अवार्ड्स दोस्तों? ये सभी फील्ड्स में, मैक्सिमम सभी फील्ड्स में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, एटसेट्रा। अब एटसेट्रा है तो इसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। अब बात है एलिजिबिलिटी की, कौन से व्यक्ति को यहाँ पर ये जो अवार्ड्स है ये इससे सम्मानित किया जाता है? तो सभी व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऑल पर्सन्स हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, रेस को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर, पोजीशन, सेक्स, किसी चीज़ को लेकर कोई भी दोस्तों यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। सभी लोग एलिजिबल हैं इन अवार्ड्स के लिए, बट उनका एक एक्सेप्शनल वर्क होना चाहिए जिसके बाद ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। सवाल यह है ये लोग चुने कैसे जाते हैं? तो चुनने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, उसमें एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम होता है पद्म अवार्ड्स कमेटी। तो ये जो कमेटी है दोस्तों, अगर आप देखोगे ये बनती है, पद्म अवार्ड जब कमेटी बनती है ये हर साल बनती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको बनाते हैं। वो सब डिस्कशन करते हैं, भैया इन व्यक्ति को ये अवार्ड मिलने चाहिए। फिर एक फाइनल लिस्ट तैयार करने के बाद में प्रेसिडेंट को यहाँ पर ये प्रेजेंट कर दिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति हैं, इनको अवार्ड देना होगा। देन उसके बाद में ये अवार्ड्स उनको प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा 2021 का। वैसे आपको पता होगा भारत रत्न के बारे में आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, तो उसमें ये सारे के सारी चीज़ें समझा दी थी। तो क्वेश्चन ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स ये टाइटल है अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, इसको हम एज अ टाइटल नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा गया इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला भी गलत है। दूसरा, पद्म अवार्ड जिनको लाया गया था 1954 में, ये केवल तब से एक बार सस्पेंड हुआ है। देखो यहीं पर मैटर खत्म हो जाता है, ये भी गलत है। क्यों? अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है इस अवार्ड को सस्पेंड कर चुकी है 2 बार, 1977 में एक बार, फिर 1992 में एक बार। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि केवल एक बार सस्पेंड हुआ है, नहीं 2 बार सस्पेंड हुआ है, ये भी गलत है। फिर
यहाँ पे बात आती है कि जो नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड है ये एक साल में 5 लोगों को दिया जाता है, नहीं, एक साल में केवल आप 3 लोगों को दे सकते हो, तो ये भी गलत है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। समझ गए? आगे आते हैं। अब दोस्तों आपको पता है 26 जनवरी का जो हमने रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है वो किया कल के दिन। सेलिब्रेशन करने के बाद में आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट भी है। आपको पता है हर साल हम अपने रिपब्लिक डे पर एक ना एक जो फॉरेन कंट्री के लीडर हैं उनको एज अ गेस्ट बुलाते हैं। इस बार फ्रांस के लीडर, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को बुलाया गया। तो इमैनुअल मैक्रों आए भी, विजिट किए, जयपुर घूमे और उसके बाद दोस्तों फाइनल तरीके से फ्रांस के साथ में कुछ डील्स भी की गई। जेट इंजन की डील की गई है फ्रांस के साथ में, जहां पर 100% एक्सेस मिल रहा है टेक्नोलॉजी का। मैं आपको बता दूं ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जहां पर इंडिया फ्रांस दोनों मिलकर डिफेंस के रिलेशंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रांस के साथ में कोलैबोरेशन किया जा रहा है, कोलैबोरेट कर रहे हैं कि फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर क्या करेंगे, इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। भारत का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है स्पेशली उसके लिए यहाँ पर इंजन बनाएंगे ये दोनों मिलकर। ठीक है, तो इंडिया के जो एनवॉय हैं टू फ्रांस जिनका नाम है जावेद अशरफ, इन्होंने ये बात ऑलरेडी मेंशन कर दी है। और जो ये नया इंजन होगा, ये नया इंजन हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर देगा। ये एयरक्राफ्ट भी अभी रिसेंटली यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो डिस्कशन है दोस्तों ये प्रोग्रेस में है, लगातार बातचीत चल रही है। फ्रांस रेडी है यहाँ पर हमारे साथ में काम करने के लिए। देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। और ये जो इंजन बनाने का पूरा टॉपिक है लगातार डिस्कशंस में चल रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी दोनों लंबे समय से इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं और दोनों ने यहाँ पर डिसाइड भी किया था कि हम साथ में मिलकर इंजन को डेवलप करेंगे। ये पीएम मोदी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था जुलाई की जब विजिट में गए थे 2023 में, स्पेशली तब की बात है। और साथ ही साथ में अभी दोनों कंट्रीज ये भी देख रही हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस हमको ट्रांसफर करे और इसके साथ साथ यहाँ पर इन दोनों के जो डिफेंस रिलेशंस है वो और मजबूत हो। और आज भी आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारे मैक्सिमम जो डिफेंस वेपन्स हैं, हथियारों का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्रांस से हम लोगों ने डायरेक्टली परचेज कर रखा है। पनडुब्बियां हैं, इन डिफेंस के मामले में फ्रांस जो है आज के समय पर बहुत आगे है। ठीक है, तो इंजन जो कि हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर देगा वो डेवलप किया जा रहा है। और प्लस यहाँ पे आप देख पाओगे साफरान जो कि फ्रांस की डिफेंस एजेंसी है और डीआरडीओ जो कि भारत की डिफेंस एजेंसी है, दोनों मिलकर यहाँ पर इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करने वाले हैं, इसको तैयार करने वाले हैं। ठीक है, समय लगेगा, पैसा लगेगा, बट इससे रिलेशंस भी डेवलप होंगे, प्लस टेक्नोलॉजी में आगे निकलेंगे। हमारी जो डिफेंस अपडेट्स हैं वो और तेज़ी से इंक्रीज हो पाएंगी। बाकी दोस्तों आपको मैं बता ही चुका हूं भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो लंबे समय से बहुत मजबूत हैं। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब फ्रांस इकलौता देश था, जो इकलौता नहीं कुछ कंट्रीज थी जो भारत को सपोर्ट कर रही थी, उसमें फ्रांस भी था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की जब बात आती है तो फ्रांस हमको सपोर्ट करता है, कहता है कि हाँ इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और जब बात आती है दोनों देशों के इंटरनल मैटर्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कभी दखलंदाजी नहीं करते। इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है किस वॉर में, फ्रांस को लेना देना नहीं है। फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, हमको लेना देना नहीं है। हमने कभी भी दोनों के एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर में कोई भी दखलंदाजी लंबे समय से नहीं की है। और यही एक यूनिक पॉइंट है भारत और फ्रांस के संबंध के बीच का। ये बात दोस्तों आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फ्रांस लगातार न्यूज़ों में रहेगा और क्योंकि अभी गेस्ट भी बने थे, तो प्लीज़ आप एक काम और करना, फ्रांस की जो लोकेशन है उसको अच्छे से मैप में देखो। अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो, मैप खोलो, फ्रांस को टाइप करो, फ्रांस का लोकेशन क्या है, आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसको टाइप करने के बाद में वो सब पढ़ने के बाद में आके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखोगे ना तो उससे यह होता है दिमाग में फिट रहता है, क्योंकि कोई चीज़ हमने पढ़ ली उसके बाद उसको एक जगह टाइप कर दिया, लिख लिया, तो वो ज़्यादा कैप्चर हो पाती है माइंड के अंदर में। समझ गए इस बात को? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये आर्टिकल दोस्तों ऑलरेडी हमारा डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बात की जा रही है द नीड टू ओवरहॉल अ सेमीकंडक्टर स्कीम। जो सेमीकंडक्टर स्कीम है इसको लेकर आज से 3 दिन पहले डिस्कशन में डिटेल से कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने इस एडिटोरियल के आपको प्रोवाइड करवा दिए जिसको आप रीड कर सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पता है दोस्तों सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, कई बार पढ़ा रखा है। सेमीकंडक्टर की ज़रूरत आज के समय पर हर जगह पर है और दुनिया में सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने वाले केवल कुछ ही देश हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, यही कुछ कंट्रीज नजर आती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ऊपर है ताइवान और साउथ कोरिया। सेमीकंडक्टर चिप हर जगह पर है, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आसपास का कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, हर जगह पर सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है।
लेकिन भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग कुछ कम ही देश करते हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जा चुका है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंट समय से 2021 से बहुत सारी स्कीम्स को अनाउंस किया है कि भैया हम सेमीकंडक्टर के मामले में तेजी से आगे निकलेंगे। उसी में एक स्कीम अनाउंस की गई थी, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बट वो जो स्कीम है वो अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, वो अपने टारगेट से बहुत पीछे जा रही है। भारत की जो सेमीकंडक्टर को बनाने की रणनीति है, राइटर बोलते हैं, वो इसलिए है, पहली चीज़ हमारा मेन गोल यह है कि हम चाइना के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट्स की, वो डिपेंडेंसी खत्म कर दें, क्योंकि चाइना से भी हम इन सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। पहला ये काम करना। दूसरा, इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे, अपने देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करे। अपने देश में हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा दुगना फायदा है, जबकि इंपोर्ट करने से केवल और केवल लॉस ही हमको हो रहा है। फिर यहीं पर राइटर बोलते हैं कि जो इंसेंटिव स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि इसका डिज़ाइन वगैरह प्रॉपरली रेडी किया जा सके। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पैसा प्रोवाइड करवाएगी उन कंपनीज़ को जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। लेकिन क्या हुआ, पहला इशू यही था कि डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए बहुत सारा फंडिंग चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों प्रॉपर नहीं आ पा रहा, उस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 50% से ज़्यादा जो फंड्स हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडस्ट्री आगे ग्रो नहीं कर पाई है। दूसरा, लैक ऑफ डोमेस्टिक फंडिंग, हमारे देश से भी जो फंडिंग है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स को, इन कंपनीज़ को जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो इनफ नहीं है, थोड़ा बहुत जो अमाउंट मिल भी रहा है वो ज़्यादा नहीं है। डीएलआई स्कीम के लिए इंसेंटिव जो दिया जा रहा है वो ज़्यादा हाई नहीं है दोस्तों, अनअट्रैक्टिव है, तो स्टार्टअप्स ज़्यादा फोकस करेंगे भी नहीं इसके ऊपर में। तो इसमें एक सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। हमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे लिए यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हम इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे राइटर ने अपने आर्टिकल में मेंशन कर रखी है। तो एक और एडिटोरियल था जिसके स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिनको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, लेकिन उससे पहले आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है कि कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबाज सिंह ढिल्लों, इनको किस तरीके से याद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स की तरह याद किए जाते हैं। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।